नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां आतंकवादियों की बदली रणनीति आए दिन नए नए जानलेवा हमलों से हमारी सेना को, हमारे लोगों को परेशान कर रही है। आज जो खबर सबसे ज्यादा इन दिनों चौंका रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जैसे अपनी रणनीति को चेंज कर दिया है, और वो ये क्या है कि आतंकी हमले कश्मीर घाटी के बजाय अब जम्मू के इलाके में ज्यादा हो रहे हैं, जबकि पहले इसका उल्टा हुआ करता था। आतंकवादी अब पीर पंजाल की पहाड़ियों के दक्षिण में घने जंगलों और कठिन भौगोलिक इलाके का फायदा उठाकर ये हमले करते हैं। इस इलाके के जंगल और पहाड़ियां हमलों के बाद इन आतंकियों के छुपने के लिए काफी मनमाविक जगह भी यहां पर होती है। इस इलाके के पुंछ और राजौरी के इलाके आतंकियों के निशाने पर खास तौर से बने हुए हैं, और अधिकतर वो यहीं से सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहे हैं। आतंकियों का ताजा हमला कल देर शाम डोडा कस्बे से करीब 55 किलोमीटर दूर हुआ, जिसमें सेना के एक कैप्टन और 3 जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए। दरअसल सोमवार को सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू, डोडा और रियासी जिलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किए थे। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने खुफिया जानकारी के आधार पर डोडा की डेसा फॉरेस्ट बेल्ट में तलाशी अभियान तेज किया। यहां के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था कि जंगल में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सेना ने तुरंत फायरिंग का जवाब दिया। आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन उससे पहले सेना को एक बड़ा नुकसान हो चुका था। सेना के 1 अफसर और 3 जवान इस हमले में शहीद हो गए। राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय सिंह ने अपनी शहादत दे दी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान भी इस हमले में शहीद हुआ है। इस आतंकी हमले के बाद से इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, और इन आतंकी दरिंदों की तलाश जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है, जो इस वक्त भी जारी है। सेना हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के जरिए जंगलों के अंदर आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस इलाके में जंगल बहुत घने हैं और पहाड़ियों में ऐसी कई गुफाएं हैं जहां पर आतंकवादी वारदात के बाद अक्सर छुप जाया करते हैं। आतंकियों ने पीर पंजाल के दक्षिण के इस इलाके में हमले क्यों बढ़ा दिए हैं, इस पर हम बड़े और खास पैमाने से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आतंकी हमले में शहीद हुए मां भारती के जवानों की। आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले थे। फौजी परिवार से ही आते थे। 2019 में उन्होंने सेना में कमीशन किया। इसी साल मार्च में वो अपने घर आए थे, और इस महीने एक बार फिर परिवार के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनको घर वापस आना था, लेकिन ये इंतजार ही रह गया। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां की आंखों में बेटे के जाने का गम साफ देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का गर्व भी है कि बेटा देश के लिए न्योछावर हो गया। किसी भी माता पिता के लिए ये मौका कितना मुश्किल हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन कैप्टन ब्रजेश थापा की मां नीलिमा जी ने अपने बेटे की शहादत को देश की सेवा माना है। उन्होंने बताया कि बेटा आर्मी डे पर पैदा हुआ और आर्मी के लिए ही समर्पित हो गया। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला आपको? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था, और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। मगर ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी। I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. And but only thing is that we will be missing him
for the rest of our life. That is the only sad part that we have. Otherwise, I am happy that he's given his life for the country. इसी आतंकी हमले में सेना में शामिल राजस्थान के एक ही जिले झुंझुनू के 2 जवानों ने भी शहादत दी है। ये हैं सिपाही ब्रजेंद्र सिंह और शहीद अजय सिंह। सिपाही अजय सिंह झुंझुनू जिले के भैंसावत कला गांव के रहने वाले थे और 6 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और फिलहाल उनकी पोस्टिंग 10 राष्ट्रीय राइफल्स में थी। उनका पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। अजय सिंह के पिता भी सेना में रह चुके हैं। अपने बेटे अजय सिंह की शहादत पर उनका परिवार उन्हें याद कर भावुक हो रहा है। किसी भी परिवार के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा होता है। मेरा नौजवान, मेरा दोस्त भाई शहीद हुआ है। शहीद से बड़ा और कोई मतलब बहादुरी का काम है नहीं। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मेरे बहादुर दोस्त को मेरा बार बार सलाम। बड़े गर्व के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारा बड़े भाई साहब का पोता अजय सिंह नरूका 6 राजपूत में था। अभी फिलहाल 10 राष्ट्रीय राइफल डोडा में पोस्टेड था। सर्च के दौरान मुठभेड़ के अंदर वो शहीद हो गया और उनसे पहले 14 दिसंबर 2022 को हमारे बड़े भाई साहब का सुजान सिंह भी वो शहीद हुए और उनके मामा जी भी आर्मी में शहीद हुए और उनके दादाजी भी फौज में थे और चाचा जी फिलहाल ऑन ड्यूटी हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं। झुंझुनू जिले का ही डुमोली गांव भी आज गम में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। डुमोली कला गांव भी अपने बेटे सिपाही ब्रजेंद्र सिंह के गम में इस वक्त उनको याद कर रहा है। शहीद ब्रजेंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। आखिरी बार इसी साल फरवरी में वो अपने घर आए थे। उनके परिवार को उनकी शहादत पर नाज है, लेकिन उनके हमेशा के लिए चले जाने का गम भी खाया जा रहा है। उनके पड़ोसी उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि अपने व्यवहार के कारण वो पूरे गांव के लाडले थे। ब्रजेंद्र के बारे में हमारे को लेट नाइट फ़ोन के ज़रिए सूचना आई है और उसकी यूनिट से फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे आपके गांव का ब्रजेंद्र शहीद हो गया है। सुबह से गांव में दुखी माहौल है और हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात भी है कि एक हमारी डुमोली कला का लाल शहीद हुआ है और देश के लिए अपनी जान अर्पित की है। और डोडा में कल हुई आतंकवादी वारदात में सेना के इन जवानों की शहादत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की और सेना के अभियान की जानकारी ली। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना अध्यक्ष का कार्यभार संभाले अभी 2 हफ्ते का समय ही बीता है। उन्होंने 30 जून को थल सेना के मुखिया के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला था और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद उनके सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर इस वक्त सामने आया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, जम्मू कश्मीर के उरबागी डोडा में आतंकवादी के खिलाफ एक अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय सेना के जवानों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। राष्ट्र अपने उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म करने और इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को विफल करेंगे। मैं लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का आह्वान करता हूं ताकि हम आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर सकें और आतंकी इकोसिस्टम को बेअसर कर सकें। उधर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन साथ ही ऐसी घटनाओं के लिए सरकार से जवाबदेही की भी मांग की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति का बयान कर रहे हैं।
भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। डोडा में आतंकवादी हमलों में सेना के जवानों की शहादत कठुआ में हुए उस आतंकवादी हमले के ठीक एक हफ्ते बाद हुई, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए थे और 5 अन्य घायल हो गए थे। तब आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। वैसे तो आतंकियों के निशाने पर आम लोग भी रहे, जैसे कि पिछले ही महीने 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर फायरिंग कर दी। आतंकियों की फायरिंग के बाद बस नियंत्रण खोकर खाई में जा गिरी। आतंकवादी उसके बावजूद भी फायरिंग करते रहे, जिनमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हुए। साफ है कि आतंकवादियों की मंशा आम लोगों में दहशत पैदा करने की है और उसी रणनीति के तहत वो अब घात लगाकर सुरक्षा बलों को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। बीते 32 महीने में ही सेना के 48 जवान आतंकी हमलों में शहीद हो चुके हैं। अधिकतर हमले जम्मू रीजन में हुए हैं। सवाल यही है कि जम्मू इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ाने के पीछे आतंकियों और उनके आकाओं की मंशा क्या है? क्या आतंकियों का कोई बड़ा जत्था इस इलाके में सक्रिय हो चुका है? इसी मुद्दे पर आइए देखते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन और नीता शर्मा का ये विश्लेषण। क्या जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अपनी साजिश का पैटर्न बदल लिया है? दरअसल आतंकी पिछले कुछ दिनों से कश्मीर की जगह जम्मू पर फोकस कर रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। सोमवार यानी 15 जुलाई को जम्मू के डोडा में 4 शहादत हुई। 8 जुलाई को जम्मू के ही कठुआ में 5 जवान शहीद हुए। इसी तरह 9 जून 2024 को जम्मू के ही रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 जानें गईं। 4 मई 2024 को भी जम्मू के ही पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया। पिछले 32 महीनों में सिर्फ जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 48 शहादत दी हैं। चिनाब वैली यानी डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और साथ में रियासी, इन इलाकों में आतंकी जो हैं वो हाल फिलहाल में ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। ये जांच में सामने आ रहा है कि ये जो वारदातें हो रही हैं इनके पीछे फ्रेश इन्फिल्ट्रेशंस हैं। हालांकि केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि लगातार सिक्योरिटी ऑडिट्स हो रहे हैं, जिनमें ये पता चल रहा है, खामियां जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये पता चल रहा है कि कई इलाकों में फोर्सेस की जो मौजूदगी है वो नहीं है। तो क्या यही वजह है इस इलाके में आतंकियों के सक्रिय होने की? एक सूचना के मुताबिक लगभग 25 आतंकियों का ग्रुप पूरे इलाके में घुसपैठ कर चुका है, जो आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी हैं, जो नाम बदलकर ऑपरेट कर रहे हैं। घने जंगल और पहाड़ों के बीच ऑपरेशन करना आसान नहीं होता। जिन आतंकियों ने हमला किया वो जंगल में भाग गए, लेकिन कहा जा रहा है कि बिना लोकल सपोर्ट यानी बिना स्थानीय मदद के ये आतंकी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर जो हमला हुआ उसमें भी यही बात सामने आई है। स्थानीय लोग ने मात्र 6,000 रुपयों के लिए दहशतगर्दों की मदद की और आतंकी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हुए हैं। तो साफ है कि जब तक कुछ गाइड या लोकल सपोर्ट जिसको कह सकते हैं, बिना उसके मदद के आतंकी किसी भी तरह की वारदात में सफल नहीं हो सकते हैं। साफ है कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना आतंकी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। हमने रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात से पूछा, सेना के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? जब तक मछली जो है पानी में तभी रह सकती है, जब अगर पानी है तभी ऑपरेट कर सकते हैं किसी इलाके में, जब तक उनको लोकल सपोर्ट है। और ये सच्चाई है, इन आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट है और कुछ तो रिलीजन के कारण और कुछ इकोनॉमी रीजन है जो पैसे से बिक जाते हैं। अगर आप पुराना ये देखें, जहां पर अभी रियासी के अंदर जो श्रद्धालुओं के बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकवादियों को एक लोकल जो रहने वाला था वहां का, उसने चंद एक पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया और उनको एक लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, रहने की जगह दी, खाना दिया।
एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो किया है। इसकी मदद की तुमने 6 साल पहले एक आम आदमी को मरवाया। डोडा के घने जंगलों में आतंकी घात लगाकर बैठे थे। आतंकियों को इस बात का फायदा मिला क्योंकि वो पहले से ही वहां छिपे बैठे थे। सेना के जवान जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन पर हमला हो गया। दरअसल अमरनाथ यात्रा की वजह से कश्मीर में सेना ने सुरक्षा काफी कड़ी कर रखी है। ऐसे में वहां आतंकियों को मौका मिल पाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में आतंकी साजिश रची जा रही है। ये समझने की जरूरत है कि जम्मू इलाके में ज्यादा आतंकी वारदातें क्यों हो रही हैं। दरअसल जम्मू इलाका बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसका सीधा असर देश भर में दिखाई पड़ता है। केंद्र सरकार भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। यही वजह है कि उसने अब जो सर्च ऑपरेशंस हैं इस इलाके में करने और ज्यादा शुरू कर दिए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों का कहना है कि ये सर्च ऑपरेशंस करने में उन्हें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये मॉनसून का सीजन है और घने जंगलों में इस तरह का एरियल सर्वेलेंस करना और सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करना बहुत ही मुश्किल बात है। डोडा बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पहाड़ भी हैं और घने जंगल भी। इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ आसानी से छिपा जा सकता है। घने जंगल होने की वजह से एरियल सर्वे भी होना बेहद मुश्किल है। ऐसे में आतंकियों के छिपने के लिए इसे मुफीद जगह कहा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों का कैरेक्टर बदल गया है। आतंकी अब नाम बदलकर भी हमले कर रहे हैं। डोडा हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर नामक आतंकी संगठन ने ली है। अब ऐसे में आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिलने लगे तो भला सेना उनसे कैसे निपटे। मुझे लगता है वो समय आ गया, अभी हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। जो साउथ ऑफ पीरे पंजाब में काउंटर टेररिज्म ग्रेड को पुख्ता करना पड़ेगा। काउंटर सर्जिकल ऑपरेशन जो है कासो जिसको बोलते हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और आपका रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है उसको एक पुख्ता करना पड़ेगा। और दूसरा, आप अपने जो लोकल पुलिस इंटेलिजेंस गैदर करती थी उसको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। सोमवार को ही कुपवाड़ा के केरन में सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी मिले। जाहिर है सेना के सामने चुनौतियां कई तरफ से हैं और समाधान हर हाल में निकालना है। दरअसल ये बहुत बड़ा सवाल है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं ने अपनी रणनीति क्यों बदली है और बदली हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सेना और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अख्तियार अब करनी चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आतंकवाद से जुड़े मामलों पर पैनी निगाह रखने वाले पूर्व सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो जम्मू कश्मीर में सेना की 15वीं कोर को भी कमांड कर चुके हैं, लीड कर चुके हैं। जनरल हसनैन, आपका स्वागत है। बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। पहला सवाल यही है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाल में एक के बाद एक पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकी हमले लगातार सामने आए हैं जिनमें सुरक्षा बलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में मैं आपका ही एक आर्टिकल का एक कोट कर रहा हूं जो आप ही का लिखा हुआ है। मेरा सवाल यही है कि जम्मू क्यों आतंक का नया कश्मीर बनता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को अपनी अहमियत जो है वो बनाए रखनी है। जब से 2019 से जब से 370 को निकाला गया तब से प्रोग्रेसिवली अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अहमियत पहले तो घाटी में कम हुई और यहां तो ऐसे ही भी उसके ज्यादा इन्फ्लुएंस पहले से नहीं थी। अब क्योंकि ऑपरेशनल सिचुएशन जो स्थिति है वैली में, घाटी में, उसके अंदर पाकिस्तान ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से उसको कोई ना कोई जगह चाहिए जहां पर वो अपनी अहमियत दिखा सके, ऑपरेशंस करा सके, वहां के जो मिलिटेंट हैं, जो लोकल मिलिटेंट हैं, उनको मोटिवेट कर सके, उनको कुछ उत्साह सके। ये निहायत जरूरी है पाकिस्तान के लिए अगर अपनी तजवीज उसने बनाए रखना है। अब कश्मीर के अंदर करना ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। वहां पर फौजें अच्छी तरह से तैनात हैं, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है इस वक्त, उसके लिए ज्यादा फौजें भी लगी हुई हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन का ग्रिड जो है वहां बहुत मजबूत है और
पिछले 4-5 साल में वहां जितना जाल बिछा था नेटवर्क्स का, ये टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स का, वो जाल जो है उसको तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तान के लिए जरिया बचा ये इलाका, जम्मू का इलाका। और ये इलाका ऐसा है, जंगल भी है, पहाड़ भी हैं, और दूर दूर दराज के इलाके हैं। पॉपुलेशन यहाँ की जो जनसंख्या है इतनी ज्यादा नहीं है, 50% मुसलमान, 50% हिंदू, ज्यादा कोई सपोर्टर ऐसे कुछ नहीं है। मगर पाकिस्तान ने पैसा लगाया है यहाँ पर, जिसकी वजह से उन्होंने वो सपोर्ट जो है इसको खरीदा है, और उसकी वजह से यह लगातार चल रहा है। आखिरी पॉइंट इसमें जी, क्योंकि भारत सरकार असेंबली इलेक्शन की तरफ चल रही है, पाकिस्तान समझता है कि लोकसभा इलेक्शन हो गया, उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सके, अब असेंबली इलेक्शन होने वाला है, इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति जो है वो तकरीबन बरकरार हो जाएगी, भारत का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। ये वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। जी, मैं चुनाव वाले मुद्दे पर आगे आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त यह है जनरल साहब, भौगोलिक स्थिति से बात की जाए तो कश्मीर में अब तक टेररिज्म देखा हमने, वहाँ पर माना गया कि जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी चैलेंजिंग है फोर्सेस के लिए। लेकिन अब ये इलाका जम्मू का, जहाँ पर ये पीर पंजाल के दक्षिण का जो इलाका है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। ये इलाका जोग्राफिकली कितना मुश्किल इलाका है सेना के लिए, और आतंकवादी इस इलाके में कितने समय तक छुप सकता है? देखिए, बरखलाफ घाटी के ये इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर के से पास में है, और जैसे ही अगर कोई आतंकवादी इस इलाके से इन्फिल्ट्रेट करे तो 1 या 2 रात में वो पीर पंजाल की पहाड़ियों पर पहुंच जाता है। वहां पर जंगलात हैं, वहां पर चट्टाने हैं, हाइड आउट हैं, गुफाएं हैं। ये तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का फासला है पुंछ की पहाड़ियों से लेकर और कठुआ तक। इसके अंदर अगर 35-40 टेररिस्ट पनाह ले लें तो नामुमकिन है न्यूट्रलाइज करना। इसके अलावा कि आप बड़े ऑपरेशंस, बड़े अभियान चलाएं, जिस तरह से 2003 में यहां पर हिल काका के एरिया में ऑपरेशन सर्प विनाश को चलाया था, उसमें तकरीबन 7 यूनिट इस्तेमाल की गई थी। उसमें 50 से 55 आतंकवादी दहशतगर्दी जो थे वो मारे गए थे। अब ये है कि तब से अब तक बहुत फर्क पड़ गया है इस इलाके में। जो हमारा इंटेलिजेंस का ग्रिड था, जो हमारा मेल मिलाप था यहाँ की आवाम के साथ, वो इतना मजबूत नहीं रहा, क्योंकि हमारी पूरी तवज्जो जो है वो कश्मीर घाटी पर रही। यहाँ ट्रूप्स भी कम किए गए। जब भी ट्रूप्स की जरूरत पड़ी, जब भी फौजों की जरूरत पड़ी, तो इसी इलाकों से फौजों को निकालकर घाटी में भेजा, लद्दाख में भेजा, तो कुछ हद तक ग्रिड कमजोर पड़ा। मगर मैं नहीं कहता हूं कि ग्रिड कमजोर है। आज भारत सरकार ने, भारत की फौज ने पहले ही इंस्टेंस पे यहां पर एडिशनल ट्रूप्स भेज दिए हैं। मगर समझने की बात यह है कि इस तरह के ऑपरेशंस में वक्त लगता है। इंटेलिजेंस का ग्रिड फैलाने में, वो मेल मिलाप करने के लिए लिएजों का वहां की पॉपुलेशन और आवाम के साथ, ये ओवरनाइट जो है सक्सेस नहीं हो सकता। और उसी की वजह से हम यहाँ पर कुछ हद तक, कुछ हमें पीछे हटना पड़ रहा है, कुछ हद तक हमें ये कैजुअलिटीज को सहना पड़ रहा है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा ऑपरेशन अभी होगा जिसमें हमें सक्सेस मिलेगी, और उससे आगे जा बढ़ के जो है ये सक्सेस मिलती रहेगी। तो क्योंकि जम्मू इलाके में हमारी तैयारियां वैसी नहीं थी जैसी कश्मीर इलाके में है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान और उसके सपोर्टर्स जो आतंकवादी उठा रहे हैं। सवाल यह है कि जब आतंकवादियों ने अपनी रणनीति को चेंज कर दिया जनरल हसनैन, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों को भी अपनी रणनीति चेंज करनी होगी, ताकि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज किया जा सके, उनको सबक सिखाया जा सके। ऐसा है कि हमारी फौजें अच्छी ट्रेंड है। यहाँ पर ज्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स हैं, वो परमानेंट तकरीबन यहाँ रहती हैं। उनकी टैक्टिक्स स्ट्रेटजी में कोई ऐसी कोई खास कमजोरी नहीं है। मैं समझता हूं कि तजुर्बे की बात है घाटी में, क्योंकि ऑपरेशंस लगातार पिछले तकरीबन
25 साल से ज्यादा से चल रहे हैं। इस इलाके में 2010 के बाद ऑपरेशंस थोड़े कम हो गए क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्दियों की नफरी भी कम हो गई। उसके वजह से जो तजुर्बा है वो कुछ हद तक कम है। और ये लड़ाई जो है वो तजुर्बे पे होती है। क्या कितना आप जंगल को जानते हो, कितना आप पहाड़ों को जानते हो, कितना आप चट्टानी इलाकों को जानते हो। जितना जिनके साथ आप रहोगे, जितना आप वहां पर सर्व करोगे, उतना आप पहचानोगे इनको और आपके ऑपरेशन उस तरह से ज्यादा आसान हो जाएंगे। यहाँ पर जो टेररिस्ट आए हैं वो भी इसी इलाके में घूम रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है फौजों को, लोकल कंडीशंस, हमारी फौज को, हमारे राष्ट्रीय राइफल्स को लोकल जनसंख्या के साथ, लोकल आवाम के साथ और मिलजुल करना पड़ेगा और उनके साथ मिलकर ये ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ये ऑपरेशन अकेले आर्मी नहीं कर सकती, ना पुलिस कर सकती है। आर्मी, पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है, एसओजी, जेएनके पुलिस का, और साथ में विलेज डिफेंस कमिटीज, इन सब को मिलाकर ये अभियान चलाना पड़ेगा। जनरल साहब, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करना चाहता, अपने रेलेवेंस को बना के रखना चाहता है। फिर आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि बड़ा ऑपरेशन आपको लगता है कि बहुत जल्दी होगा। सवाल यही है कि क्या आपको अब लगता है कि इतनी ज़्यादा आतंकी घटनाएं जो रीसेंट पास में हो गई हैं, भारत एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ऐसा तो लग रहा है बेशक, क्योंकि ये पाकिस्तान अभी तक छोटी छोटी कार्रवाइयां करता है। अब कल का जो ऑपरेशन है, इसको मैं छोटा ऑपरेशन नहीं कहता हूं, मगर ये एक मिलाप हुआ है, एक झपड़ हुई है टेररिस्ट के साथ, और उसके वजह से ये कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर इसके स्केल पर देखा जाए तो ये तकरीबन एक छोटा ऑपरेशन माना जाएगा। इस तरह के छोटे ऑपरेशंस करके पाकिस्तान समझता है कि भारत का जो टॉलरेंस है, जो लेवल है, उसके अंदर वो काम कर सकता है। मैं समझता हूं भारत को कुछ ना कुछ, हालांकि बहुत प्रेशर पड़ रहा है सरकार पे कि जवाबी कुछ करना चाहिए, मगर इस वक्त हमको अपने आप को ज्यादा सिक्योर करके रखना चाहिए। हमें अब असेंबली इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए और उस मुद्दे से हमको दाहिने बाएं हटना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का मुद्दा है कि हम इलेक्शंस को रद्द कर दें, इसको किसी भी हालत में नहीं होने देना है। हाल की आतंकी घटनाओं के बाद जनरल साहब, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के लिए 30 सितंबर तक की मियाद तय की हुई है। क्या आतंकी घटनाओं का मकसद लोकतांत्रिक चुनावों को ना होने देना भी हो सकता है, जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं, खासतौर पर जब जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों में जमकर वोटिंग हुई थी? देखिए, मुझे याद है कि कश्मीर घाटी में खासतौर पे पहले 7%, 10%, 12% टर्नआउट होता था इलेक्शन में। इस साल जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि औसत तौर पर 58% इलेक्शन के टर्नआउट हुआ। इससे मतलब यह है कि लोग बढ़कर आगे आना चाहते हैं और भारत की डेमोक्रेसी में शिरकत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं असेंबली इलेक्शन में ये जो हमने आंकड़े देखे हैं, ये आंकड़े और बहुत बढ़ेंगे, ये 70-80% के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि असेंबली इलेक्शन जो है वो तो खाने पीने वाले इलेक्शन, रहन सहन वाले इलेक्शंस होते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गए इलेक्शंस, कोई इसमें हिंसा नहीं हुई, तो आप समझिए कि एक और हमने जो है आंकड़ा पाया है, उसके ऊपर हमने कब्जा किया है, आगे बढ़े हैं, और पाकिस्तान जो है एक और स्टेप जो है नीचे गिरा है। पाकिस्तान की 2019 के बाद खास तौर पे धीरे धीरे एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप नीचे उनकी जो है कार्रवाइयां रही हैं, उनकी जो काबिलियत है वो रही है। सिर्फ पिछले 2-3 महीने में हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी आतंकवादियों की कार्रवाइयों को रवैया दिया है, ज्यादा तेज किया है, ताकि किसी ना किसी तरह से इन इलेक्शंस को रद्द किया जा सके। जाहिर तौर पर जनरल साहब, लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर कश्मीरी लोगों ने वोटिंग की। अब विधानसभा चुनाव की बारी आ रही है तो पूरी कोशिश पाकिस्तान की होगी कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस को और बढ़ाया जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच जनरल सैयद अता हसनैन साहब। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में फिर उम्मीदवार बने डोनाल्ड ट्रंप की। अपने ऊपर हमले में बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप
अभी अमेरिका में मिलवॉकी में हैं, जहां उनकी रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। इस कन्वेंशन के पहले ही दिन रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी पर मोहर लगा दी। ये वो तस्वीरें हैं जब वो पहली बार पब्लिक के बीच में देखे गए, अपने समर्थकों के बीच में देखे गए उस हमले के बाद। कान में इनकी पट्टी बंधी हुई है, आप देख सकते हैं। उसी कान में डोनाल्ड ट्रंप की गोली लगी थी रविवार के दिन, और आज वो रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में मिलवॉकी में मौजूद थे। इसके साथ ही साथ आज के कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप का साथ उनके उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये भी अब तय हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रनिंग मेट के तौर पर सीनेटर जेडी वेंस को चुना है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो जेडी वेंस उनके साथ उपराष्ट्रपति बनेंगे। 39 साल के जेडी वेंस ओहायो से पहली बार सीनेटर बने हैं और एक दौर में वो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक माने जाते रहे हैं। हालांकि अब वो ट्रंप के मुरीद हैं, उनके साथ हैं। ट्रंप का कहना है कि काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने वेंस को अपने साथ उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। वैसे जेडी वेंस का भी भारत का एक कनेक्शन है। उनकी पत्नी उषा चिलकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं और अमेरिका के सेंट डियागो में पली बढ़ी हैं। दोनों की मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई और उनके तीन बच्चे भी हैं। जेडी वेंस सबसे पहले एक लेखक के तौर पर सुर्खियों में आए थे। उनकी किताब हिलबिली एलेगी अमेरिका में काफ़ी सराही गई, जो अमेरिकी समाज में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और संस्कृति के संकट पर एक संस्मरण है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की बात करें तो कई जानकारों के मुताबिक हमले के बाद ट्रंप की जीत की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। उन्हें अमेरिका में एक तरह की सहानुभूति लहर का भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की खामियों को गिनाने में पीछे नहीं रहेगी। उन्हें अमेरिका में उस गन कल्चर को समर्थन देने वाला बताया जा रहा है जो उनके ऊपर भी हमले का कारण बना है। अमेरिका में बंदूक हासिल करना मुश्किल नहीं है और अनुमान के मुताबिक 34 करोड़ की अमेरिका की आबादी के बीच 40 करोड़ बंदूकें लोगों के पास है, यानी प्रति 100 लोगों पर करीब 112 बंदूकें। पिछले ही साल अमेरिका में 1 करोड़ 67 लाख बंदूकें बेची गई। इस हिसाब से हर महीने 14 लाख बंदूकें लोग खरीद रहे हैं, जो अपने आप में एक खतरनाक आंकड़ा है। इसका असर अमेरिका में दिख रहा है। 2021 में ही अमेरिका में बंदूक से जुड़ी 48,830 मौतें हुई, जिनमें 54% बंदूकों से की गई खुदकुशी थी और 43% हत्याएं थी। अमेरिका के स्कूलों में आए दिन छात्रों द्वारा फायरिंग की घटनाओं में मौतों की खबरें सामने आती हैं। इस गन कल्चर को लेकर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, लेकिन जानकारों के मुताबिक हथियार बनाने वाली लॉबी इतनी मजबूत है कि इस मामले में कोई सख्त कानून बन ही नहीं पाता। डोनाल्ड ट्रंप भी गन कल्चर के समर्थन में बताए जाते हैं। गन कल्चर पर काबू पाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ सख्ती भी की, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हुई। उधर ट्रंप इस गन कल्चर के अभी तक खिलाफ नहीं है और इस वजह से भी आलोचनाओं के घेरे में रहे हैं। जिस गन कल्चर का वो आलोचना नहीं करते हैं, उसी गन का निशाना 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप बने हैं फिलाडेल्फिया की इस रैली में। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की जांच जारी है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI हमलावर के इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। अभी तक हमलावर के फोन की जांच से FBI ये पता नहीं लगा पाई कि ट्रंप पर फायरिंग के पीछे उसका मकसद क्या था। इस बीच हमले को रोकने में नाकाम रहने के बाद आलोचनाओं के घेरे में आई US सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग करेगी। कई जानकार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले से जानकारी मिलने के बावजूद US सीक्रेट सर्विस हमलावर को रोकने में नाकाम रही और जब उसने फायरिंग कर दी उसके बाद ही उसे ढेर किया गया। यह भी कहा गया कि जिस छत से उसने गोली चलाई उस छत पे उस ब्लॉक में नीचे सीक्रेट सर्विस यानी वहां की पुलिस का एक कैंप था, उसके ठीक ऊपर चढ़कर हमलावर ने ट्रंप पर गोली चलाई थी। इस बीच US सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और मिलवॉकी में हो रहे रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन की सुरक्षा बढ़ा दी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने NBC को दिए इंटरव्यू में कहा है कि US सीक्रेट सर्विस पर उनको पूरा भरोसा है और वो सुरक्षित महसूस करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के बाद जो बाइडेन का ये पहला टीवी इंटरव्यू है।
इसमें उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि वे चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वह हमले से जुड़ी खुफिया सूचना जुटाने या यहां तक कि हमलावर को देखे जाने के बाद भी हमला रोकने में नाकाम रही। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा में उनको पूरा भरोसा है। I feel safe with the Secret Service, but look, and you saw what we did see was the Secret Service who responded risked their lives in responding. They're ready to give their lives to the president. The question is, should they have anticipated what happened? Should they have done what they needed to do to prevent this from happening? That's a question, that's an open question. अपनी जान बचाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी सीक्रेट सर्विस और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का शुक्रिया बोल चुके हैं। लेकिन थॉमस क्रुक्स को राइफल के साथ देखे जाने और इसकी सूचना मिलने के बाद भी सीक्रेट सर्विस ने उसे तब तक ढेर नहीं किया जब तक कि उसने ट्रंप पर गोली न चला दी। ट्रंप की जान जाते जाते बची। इस हमले के बाद ट्रंप के चुनाव जीतने की संभावना और अधिक बताई जा रही है। अधिक उम्र की वजह से बाइडेन पहले से ही चुनाव में पिछड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन अपनी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने साफ किया है कि वे अपनी उम्मीदवारी नहीं छोड़ेंगे। I've been doing this a long time. The idea that I'm the old guy, I am. I'm old, but I'm only 3 years older than Trump. Number one, and number two, my mental acuity has been pretty damn good. I've gotten more done than any president has in a long, long time in 3.5 years. So I'm willing to be judged on that. I understand why people say, God, he's 81 years old. Whoa, what's he going to be when he's 83 years old or 84 years old? It's a legitimate question to ask. ट्रंप के साथ पहली बहस में बाइडेन काफी असहज नजर आए। उनके साथ दूसरी बहस के सवाल पर उन्होंने खींच भरा जवाब दिया। कहा कि उनके पास दूसरी बार इस स्तर के प्रदर्शन की कोई योजना नहीं है। I'm on the horse. Where have you been? I've done 22 major events, met thousands of people, overwhelming crowds, a lot happening. I'm on the horse. What I'm doing is going out and demonstrating to the American people that I have command of all my faculties, that I don't need notes, I don't need teleprompter. I can go out and answer any questions at all. And I stood there when NATO was in town. I stood there for an hour and answered questions. रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप की आधिकारिक उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है। डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन अगस्त में होना है। बाइडेन का कहना है कि बराक ओबामा जैसे नेता लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशन तक उनकी उम्मीदवारी को लेकर टेंशन बनी रहेगी। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात महाराष्ट्र की प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुणे में प्रोबेशन के दौरान ही अधिकारियों पर धौंस और वीआईपी मांगों को लेकर वो विवादों में आई, सुर्खियों में आई, जिसके चलते पुणे के जिला कलेक्टर ने मुख्य सचिव से उनकी शिकायत की थी और उनका वाशिम तबादला कर दिया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ जो जांच शुरू हुई वो उनकी संपत्ति तक भी पहुंची और उनके माता पिता तक भी। अब पूजा खेड़कर की नौकरी भी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। उन पर नौकरी के लिए गलत दस्तावेज पेश करने के आरोप लगे, साथ ही अपने मेडिकल से जुड़े गलत तथ्य देने के मामले में भी वो जांच के घेरे में आ चुकी हैं। सरकार ने अभी तक की जांच के आधार पर जिले में उनके प्रोबेशन पर अब रोक लगा दी है, यानी अब वो प्रोबेशन पर जो प्रशिक्षण ले रही थी अलग अलग जिलों में पोस्टिंग के तहत अब नहीं ले पाएंगी। इसके अलावा उन्हें मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। इसी अकेडमी में आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। पूजा खेड़कर को 23 जुलाई से पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी में पेश होना होगा। पूजा खेड़कर पर राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद अकेडमी ने यह कार्रवाई की है। इस बीच पूजा खेड़कर से वाशिम पुलिस के 2 अधिकारियों ने कल करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ सरकारी गेस्ट हाउस में हुई। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि किस मुद्दे पर पूछताछ की गई है। पूजा खेड़कर ने भी सिविल सर्विस नियमावली का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से अभी
इनकार कर दिया है। इसमें किसी का नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए आपको ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये शेयर ना करने के पीछे यही उसका कारण है। देयर इज़ नो अदर रीज़न, जस्ट टू कीप इट ओपन, फ्री एंड फेयर, एंड व्हेनेवर द डिसीजन विल बिकम पब्लिक इट इज़ ओपन टू यू ऑल। मैं खुद आपको कॉपी दूंगी उसकी कि जब ये डिसीजन पब्लिक हो जाएगा। रात में पुलिस जो आई थी किस मुद्दे को लेकर आई थी, इतने घंटे थी? पुलिस को मैंने बुलाया था, पुलिस आई नहीं थी। प्लीज करेक्ट योर स्टेटमेंट। एंड आई हैड सम वर्क विद देम एंड दैट इज व्हाई आई हैड कॉल्ड द पुलिस। आईएएस की प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं पूजा खेड़कर, ऑडी कार में चल रही थी। ऑडी कार में उन्होंने बत्ती का इस्तेमाल किया, नीली बत्ती का, जिसको जब्त कर लिया गया है, वो भी पुलिस के पास है। इस बीच पूजा खेड़कर के माता पिता भी फरार बताए जा रहे हैं। उनके पिता भी महाराष्ट्र में अधिकारी रह चुके हैं और अब वो भी जांच के घेरे में हैं। पूजा की मां पर एक किसान को पिस्तौल लहराकर धमकाने का भी आरोप लगा है। इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। इस मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर और मां मनोरमा खेड़कर का पता लगाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। स्थानीय अपराध शाखा की मदद से उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुणे और पुणे के बाहर खेड़कर की कई संपत्तियों पर अब तलाशी अभियान चल रहा है। एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है, दूसरी टीम अहमदनगर गई हुई है। जैसा कि एनडीटीवी ने आपको बताया था कि करीब 25 करोड़ की संपत्ति भी पूजा खेड़कर के पास बताई जा रही है। तो पूजा खेड़कर की अब नौकरी पर ही इस वक्त बन आई है। किसी ट्रेनी आईएएस अधिकारी के इस तरह के व्यवहार पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुधीर कृष्णा साहब। सुधीर जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। आप तो खुद आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी। क्या आपको लगता है कि पूजा खेड़कर जैसे जो ऑफिसर्स हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, उनकी वजह से आईएएस जैसा बड़ा जो एक प्रतिष्ठित नाम है, सम्मान है, वो बदनाम हो रहा है, अन्य लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या ये विवाद देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का नाम खराब नहीं कर रहा है? ये तो निश्चय है कि इस घटना से हमारी सर्विस की छवि धूमिल हुई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि शायद ये अकेला केस ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि समाज में समस्याएं बहुत हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार की बातें हम देखते हैं, वो फैली हुई हैं चारों तरफ। तो जो ये प्रोफेशनल हैं, इनको लगता है कि समस्या समाज में ऐसा ही फैला हुआ है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उनको कराना बहुत आवश्यक है। तो ये जो है सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, विशेष करके डायरेक्टर जो हैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी के, कि वो प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग के समय गतिविधियों पर ध्यान रखें। और जो उन्होंने उसको रिकॉल किया है, बहुत अच्छा किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये शायद ऐसा कदम लिया नहीं गया है हाल में। तो हर साल जो प्रोफेशनल 150 से 200 के बीच में होते हैं, उनको फील्ड में जो सर्विस ज्वाइन करने के शुरू में ही बताना होगा कि अगर आपने ज़रा भी मिसकॉन्डक्ट दिखाया, आपको वार्निंग दी जाएगी, और सुधार नहीं किया तो आपको एकेडमी वापस बुलाया जाएगा, फिर से नसीहत दे के भेजा जाएगा, और नहीं जब वो 2 बार में सुनेंगे तब उनको डिस्चार्ज करने की नौबत आ सकती है और किया जा सकता है। इतना बताना बहुत आवश्यक हो गया है। वरना क्या है कि देखिए, समाज में इस समय बहुत सी समस्याएं हैं। वो समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, आईएएस अधिकारियों का चयन किया जाता है समाज की समस्याएं दूर करने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम लिया गया है उसको जो सुधारने का, और में ही ये कार्यवाही लेके छोड़ना ठीक ना होगा। ऐसा पूरा रिव्यू करना बहुत आवश्यक है। जी कृष्ण जी, एक चीज़ और बताइए कि जब इस तरह के एग्जाम्पल सामने आते हैं, पूजा खेड़कर ने किस तरीके से गलत सर्टिफिकेट बनाए, किस तरीके से धौंस जमाई, किस तरीके से अपने लिए नया दफ्तर मांगा, क्या ऐसी घटनाएं दूसरे जो अधिकारी होंगे, जो बच्चे अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आईएएस क्लियर करना चाह रहे हैं, उनके दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होता है नेगेटिव असर। लेकिन आप ये भी देखें, हम देखेंगे कि अभी जो नीट को लेके जो चर्चा चल रहा है, कि जो लोग हैं 70-80 किस तरह से उसमें धांधली हुई है, जैसा पेपर में देखा हम सब ने, बड़ी इंक्वायरी का विषय बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज में इस तरह के भ्रष्टाचार की जो घटनाएं हैं, जो वातावरण है, वो पनपता जा रहा है। तो आवश्यक अब बताइए, क्या सारे समाज का सुधार करना, उसके सबसे पहले हमको जो वरिष्ठ सर्विसेज हैं, सीनियर सर्विसेज हैं, लेड बाय दी आईएएस,
सबसे पहले उनको अपना सुधार करना होगा। समाज का पूरा सुधार करने के पहले जो मुखिया लोग हैं उनको अपना सुधार करना होगा। और सरकारी सेवाएं जो सैकड़ों में तादाद में हैं, बड़ी छोटी मिला के, और लाखों में सरकारी नौकर हैं, जबकि आईएएस ऑफिसर कुल मिला के लगभग 5000 होंगे। लेकिन ये 5000 जो हैं ये सरकार के लिए और सरकारी नौकरियों के जितने संवर्ग हैं उनके लिए आदर्श बनना पड़ेगा इनको। और उनको जो है वो अपने जो कॉन्डक्ट रूल में लिखा हुआ है, बेशक कॉन्डक्ट रूल सबके लिए हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे किसी सर्विस के हों, चाहे जूनियर सर्विस के हों, क्लर्क हों, सबके लिए लगभग वही कॉन्डक्ट रूल्स हैं, लगभग। लेकिन उसका सबसे जीता जागता आदर्श उदाहरण जिसको बनना है वो आईएएस को बनना होगा। इसमें कोई उनके पास चॉइस नहीं है। तो जो यंगस्टर आप कह रहे हैं जो सर्विस में आना चाहते हैं, उनको ये भी जानना चाहिए कि जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए वो सर्विस में आ रहे हैं, वो समस्याओं का भागीदार न बन जाए ज्वाइन करके, उसमें भी वो भी शामिल हो जाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होगा इस पूरे केस में कि दो चीज़ें, पहली बात तो ये कि प्रॉपर जांच हो, जांच में अगर तमाम आरोप सही साबित हों पूजा खेड़कर के परिवार के अगेंस्ट में, तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि कोई आगे से ऐसी हिम्मत ना कर सके कि वो भी सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुधीर कृष्णा जी आपका। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तुरंत लौट के आते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। एक तरफ तीर्थ पुरोहित विरोध में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। इन दिनों केदारनाथ धाम की सीढ़ियों पर तीर्थ पुरोहितों का विरोध चल रहा है। ये सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है? धर्म के ऐसा काम क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सड़कों पर भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो। धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। इसकी वजह दिल्ली में बन रहा केदारनाथ मंदिर है। जो मंदिर जहाँ है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहाँ जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उसको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहाँ पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुँच जाता है और वहाँ पर ये कहते हुए कि मैं वही हूँ कार्य करता है, तो वो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिवपुराण आदि में जहाँ पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? ये अनादिकाल से स्थित ये दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। दरअसल 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया। इसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही दुस्साहस भरा काम किया कि दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने के लिए वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। पहली घटना का असर यहाँ के सामाजिक वातावरण पर, यहाँ के राजनीतिक वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। और दूसरी घटना का जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया, उस दूसरी घटना का असर निश्चित रूप में हमारी धार्मिक मान्यताओं पर, हमारे भविष्य की आशाओं पर, उम्मीदों पर और इस रीजन के, गढ़वाल रीजन के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री रीजन के और पूरे उत्तराखंड के आर्थिकी पर उसका लंबा प्रभाव पड़ेगा। लगातार हो रहे विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सफाई देनी पड़ी है।
हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। ऐतराज इस बात पर भी है, जिस QR कोड से इस मंदिर के लिए पैसा जुटाया जा रहा है उसे स्कैन करते ही केदारनाथ की तस्वीर आती है। दिल्ली के केदारनाथ धाम ट्रस्ट का कहना है कि वो ट्रस्ट का नाम बदलने पर विचार करेगा, लेकिन मंदिर केदारनाथ रहेगा। तो हमने स्पष्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे केदारनाथ मंदिर बन रहा है, ये धाम नहीं है। और शांति बनाए रखें, वो कि हम उत्तर एक अच्छे शांत प्रदेश के लोग हैं। सावन का महीना है और जो बाबा केदार हैं उनका महीना चल रहा है। सब लोगों को आशीर्वाद दें बाबा, और सब लोगों को सुखी रखें और खुश रखें। हम तो यही बोलेंगे इस बात। क्या मंदिर का नाम बदलने पे विचार कर रहे हैं आप लोग? हम मंदिर का नाम, धाम ट्रस्ट का नाम बदलने में विचार कर रहे हैं। मंदिर तो बनेगा जी, वही बनेगा। बहरहाल इस मामले में लगातार जनविरोध बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है। अगर सरकार ने जल्द इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले निकाय के चुनावों में न सिर्फ सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बल्कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के नेता अब इस पूरे मामले में सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।